तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो बात जहाँ पर छोड़ी थी वहीं से हम फिर से शुरू करेंगे। हम बता रहे थे कि हमारी बॉडी के अपर साइड से, बॉडी की लोअर साइड से बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ लेकर के आती हैं। इस चीज को समझिए। बात यह है कि हमारी जो बॉडी का जो राइट साइड होता है, ठीक है, ये जो राइट साइड है, ठीक है, ये जो राइट साइड है, राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट, इस पॉइंट को आप मेंशन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। कैसे देखिएगा, देखिए ये राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है वो क्या रिसीव करता है, तो उस पॉइंट को मेंशन करिए यहाँ पे कि राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ हार्ट receives deoxygenated blood, deoxygenated blood, ये deoxygenated blood को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेफ्ट साइड किसको रिसीव करेगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, ठीक है। अब आप समझिए बात को बेटा, यहां पर जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा हार्ट है, हम समझ गए। तो इस हार्ट का कनेक्शन किसके साथ हो रहा है, हमारे किसके साथ हो रहा है, हमारे लंग्स के साथ हो रहा है। मैं एक फ्रेश डायग्राम देता हूं आपको समझाने के लिए, चलिए, ठीक है। तो ये जैसे हमने बनाया था, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट है। तो हार्ट का अपर वाला चेंबर कौन सा है, आपका एट्रिया है, लोअर वाला चेंबर आपका वेंट्रिकल है। और यहाँ पर हमने बताया था कि ये चेंबर्स को अलग करने वाली बात होती है, ठीक है, यहाँ पर। और फिर यहाँ से आपका दूसरा चेंबर शुरू होता है, ये आपका वेंट्रिकल वाला पोर्शन शुरू होता है। यहाँ से आप समझिए, हम मान लेते हैं कि इस जगह पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है, ये हमारा क्या है, लंग्स है, ठीक है। हमने कहा कि ये जो आपका राइट एट्रिया है, ये आपका लेफ्ट एट्रिया है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो बॉडी के लोअर साइड से, बॉडी के लोअर साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हमारे राइट एट्रिया को लेकर के जाएगा, उसका नाम क्या होगा। ये क्या कैरी कर रहा है बेटा, ये कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऊपर वाले बॉडी के ऑर्गन से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और खुद अपने हार्ट इटसेल्फ, जो खुद हार्ट का जो ब्लड सप्लाई होती है, उसका भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसको भी तो प्योर करने के लिए, उसको भी तो प्यूरिफाई करने के लिए, मतलब ऑक्सीजनेशन करवाने के लिए हमारे ब्लड को आना पड़ेगा, जो हार्ट को सप्लाई कर रहा है। तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा। और नीचे वाले को, जो नीचे से ब्लड ला रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हम बोलेंगे इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। और जो खुद अपने हार्ट इटसेल्फ का जो ब्लड ला रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस,
ये बात अच्छे से हमको समझ में आ गई है, ठीक है। अब जब ब्लड यहाँ पर आएगा, ब्लड यहाँ पर आएगा, तो ये ब्लड जो है आपके जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा ढेर सारा, तो ये ब्लड पंप होगा कहाँ पर, ब्लड जो है पंप होगा यहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में पंप होगा। और पंप होने के बाद यहाँ पर किसके थ्रू पंप होता है बेटा, ये 3 वॉल वाला या 3 कस्प वाला जो है वॉल्व होगा, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस ट्राइकस्पिड वॉल्व से जो है राइट वेंट्रिकल के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ पर आ जाएगा तो मैं आपको बताऊं कि आगे क्या होगा। यहाँ से राइट वेंट्रिकल से अराइज होगा क्या, राइट वेंट्रिकल से अराइज होगा पल्मोनरी ट्रंक। क्या अराइज होगा, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, या पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। यह हमारा पल्मोनरी ट्रंक, और इस पल्मोनरी ट्रंक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स को पहुंचता है, और लंग्स में पहुंचने के बाद इसका क्या होगा, इसका होगा ऑक्सीजनेशन, ठीक है। इसका क्या होगा, ऑक्सीजनेशन, मतलब एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब इसका ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन होने के बाद वही ब्लड रिटर्न हमारे कहाँ पर आएगा, हमारे हार्ट में वापस आएगा, हमारे हार्ट में वापस आएगा थ्रू दी पल्मोनरी वेन। यहाँ से आएगा पल्मोनरी वेन। तो मैं बता दूं कि ये जो पल्मोनरी वेन होता है ये नंबर में 4 होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा पल्मोनरी वेन, ये है हमारा पल्मोनरी वेन, दिस इज द पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन कितने होते हैं बेटा, 4 इन नंबर्स, 4 इन नंबर, ये 4 नंबर में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब ये ब्लड यहाँ पर आया तो ब्लड यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचेगा, कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, यहाँ से लेफ्ट एट्रिया से कहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर आएगा। ये किसके थ्रू आएगा, यहाँ पर एक वॉल्व मौजूद होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये कौन सा वॉल्व हो गया, आगे वॉल्व के बारे में बताएंगे। ये वाला वॉल्व जो हो गया ये है आपका कौन सा, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और ये वाला जो दिख रहा है ये आपका बाइकस्पिड वॉल्व है या माइट्रल वॉल्व है, ठीक है। अब जब ब्लड यहाँ पर आ गया, कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ पर, यहाँ से होता हुआ यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। तो अब ये ब्लड क्या करेगा, अब इस ब्लड को पहुंचाना होगा हमारी पूरी बॉडी में। कहाँ पर पहुंचाना होगा, हमारी पूरी बॉडी में। बॉडी में पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी में पहुंचाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है वो है हमारा क्या, वो है हमारा एओर्टा। वो कौन है हमारा, ये है हमारा एओर्टा, इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा। ये क्या है हमारा, ये हमारा सिस्टमिक एओर्टा। तो सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पल्मोनरी वेन क्या कैरी कर रहा है बेटा, ये कैरी कर रहा है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सिस्टमिक एओर्टा ये ब्लड को पंप कर रहा है, पंप ब्लड टू बॉडी, पूरी बॉडी को ये ब्लड क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, ठीक है। तो ये छोटा सा आपको कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमारा जो राइट वाला पोर्शन है ऑफ हार्ट, राइट चेंबर ऑफ द हार्ट, ये रिसीव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और हमारा जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो क्या करता है, वो क्या कैरी करेगा, वो रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। और हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू पूरे ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर जो है पंप करवाने का काम कर रहा है, ठीक है। इसमें अलग अलग वॉल्व वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखने वाली होती हैं, उसको आप लिख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि the deoxygenated blood receives deoxygenated blood received by the right atrium through the superior vena cava from upper body part, and through the inferior vena cava from the lower body part, and from the coronary sinus it receives the deoxygenated blood of heart itself, ठीक है। उसके बाद
right ventricle pumps the blood to the lungs for the oxygenation process, and the oxygenated blood transport to the left atria by the pulmonary vein, and then the left ventricle receives the oxygenated blood from the left atria through the bicuspid valve and pumps it into the whole body part through the systemic aorta. तो ये आपकी बातें कुछ थी जो लिखने वाली थी, जो आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हार्ट की कवरिंग के बारे में। कवरिंग ऑफ हार्ट्स क्या क्या होता है, मतलब हार्ट के ऊपर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। ठीक है, हार्ट के ऊपर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं उनको आप समझिए। ठीक है, देखिए कवरिंग ऑफ हार्ट की बात जब हम कर रहे हैं तो वो शुरू करते हैं हम लोग। यह है आपका कवरिंग ऑफ हार्ट्स। तो बेसिकली आपका हमारा जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर 3 लेयर होती है। There are 3 layers. Outer, हाय, हम कंटिन्यू कर रहे थे इस पे कि कवरिंग ऑफ हार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो कवरिंग ऑफ हार्ट्स में हमने बताया था कि यहाँ पर 3 लेयर होती है कवर के फॉर्म में। सबसे बाहर की तरफ आउटर होती है, मिडिल होती है, फिर बीच में, और सबसे नीचे कौन सी होती है, इनर वाली होती है। आउटर वाली कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। इट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम। द मिडिल वन इज नोन एज द मायोकार्डियम and inner one is known as the endocardium. Pericardium can be also differentiated into the 2 part. पेरीफेरी वाले पार्ट को हम बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, जो सबसे बाहर होगी, और एक और लेयर होगी जो नीचे की अंदर की तरफ होगी, उसको हम बोलेंगे विसरल पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? विसरल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में आपको फ्लूइड दिखाई पड़ेगा। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और आपका ये जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम भैया ये सबसे ज्यादा हाईली मस्कुलर होता है, और मस्कुलरिटी ऑफ द हार्ट इसी के बेसिस पर हम डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा हम एक डायग्राम बना करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये तीनों लेयर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं आसानी से। तो आप देखिए, इधर सबसे बाहर की तरफ लेयर आपको दिखाई पड़ रही है पेरिकार्डियम की, और ये पेरिकार्डियम 2 लेयर में डिफरेंशिएटेड है। आउटर आपकी कौन सी है? पैराइटल, और अंदर वाली कौन सी है? विसरल। ठीक है, और ये जो लेयर आपकी है, ये लेयर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से क्या होती है? लाइंड होती है इस तरीके से। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड होती है ये। ठीक है, उसके बाद सबसे अंदर की लेयर आपको दिखाई पड़ेगी कौन सी भैया? मायोकार्डियम की लेयर दिखाई पड़ेगी, जो सबसे ज्यादा थिक होती है, और उसके नीचे आपको लेयर दिखाई पड़ेगी एंडोकार्डियम की। ठीक है, आपको लेयर कौन सी दिखाई पड़ेगी? एंडोकार्डियम की लेयर दिखाई पड़ेगी यहाँ पर। ये आपकी जो लेयर है, ये कौन सी लेयर है भाई? ये एंडोकार्डियम की लेयर है। यहाँ पर ये जो फ्लूइड भरा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, ये स्पेस को या फ्लूइड फील्ड, ये जो एरिया है, इसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस, और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये बात आई थिंक आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो ये जो बाहर की तरफ लेयर है, ये लेयर आपकी कौन सी है? ये वाली, ये है आपकी पैराइटल पेरिकार्डियम। कौन सी है? पैराइटल पेरिकार्डियम। और ये अंदर वाली विसरल पेरिकार्डियम।
ये हमारी विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। और उसके बाद ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ये है क्या, आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, यह हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक। यहां से यहां तक का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हिस्सा आपका कहलाता है मायोकार्डियम। दिस रीजन इज कॉल्ड द मायोकार्डियम। ये है आपका मायोकार्डियम, ठीक है। और उसके बाद ये अंदर वाला हिस्सा जो है ये है आपका कहलाएगा एंडोकार्डियम। ये है आपका एंडोकार्डियम। आप इस चीज को ऐसे समझिए, जैसे आपने एक बलून लिया है, बलून के अंदर आपने पानी भर दिया, ठीक है। पानी भरने के बाद आपने कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाला जो कि ना तो पूरी तरीके से फ्लोट कर रहा है और ना ही पूरी तरीके से डूब रहा है। मतलब वो पानी, वो बलून के अंदर बीचों बीच में क्या कर रहा है, वो उसी के अंदर तैर रहा है। तो वो जो पानी आसपास उसके सराउंडिंग में है, वो सराउंडिंग में पानी जो है उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए प्रोवाइड करवाएगा, एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा वो, ठीक है। मतलब अगर हम बाहर से उसे चोट देंगे तो वो जो अंदर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर चोट नहीं पहुंचेगी। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड है बेटा, ठीक है, ये जो हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा अब इसके नीचे क्या है, इसके अंदर पूरा पूरा हमारा हार्ट होगा, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या काम करेगा, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड काम करेगा हमारे लिए शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। इट मींस इट प्रिवेंट्स हार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजुरी, ठीक है। ये प्रिवेंट करेगा हार्ट को, prevents heart from external injury, एक्सटर्नल इंजुरी से इसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। और इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका एक और है, क्या है फंक्शन, कि ये फ्रिक्शनलेस, क्या बेटा, फ्रिक्शनलेस हार्ट बीट करवाएगा, फ्रिक्शनलेस हार्ट बीट करवाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या इसमें लिखिएगा और, कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम इज नोन एज द पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, ठीक है, पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। तो ये तो था हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में, डिटेल हमने पढ़ लिया, इसकी लेयरिंग हमने देख ली, सब कुछ हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो ये चीज आप एक बार फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा। हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि हमारे हार्ट में, हमारी हार्ट के ऊपर 3 कवरिंग होती है, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर वाले को हम पेरिकार्डियम कहते हैं, मिडिल वाले को मायोकार्डियम, इनर वाले को एंडोकार्डियम, ठीक है। आउटर वाला जो पेरिकार्डियम है दो में डिफरेंशिएट होता है, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट, आप याद रख लीजिएगा कि जो भी चीज मेडिकल साइंस में आप जाने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर आप जाएंगे या आफ्टर नेक्स्ट ईयर आप जाएंगे, जो 11th में है, वो बच्चे ये नटशेल में समझ लेंगे कि जो भी हमारे विसरल बॉडी से या विसरल ऑर्गन से जो कनेक्ट होता है, यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा लिवर हो गया, हमारे किडनी हो गया, हमारा लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारे विसरल ऑर्गन्स कहलाते हैं।
इनसे कनेक्टेड जो पार्ट होगा वो विसरल पार्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये वाली लेयर हमने बताई कि ये वाली लेयर किसके नजदीक है, ये वाली लेयर नजदीक है हमारे हार्ट के, इसीलिए इस वाली लेयर को हम विसरल लेयर कहते हैं। और ये बाहर वाली लेयर जो बाहर की तरफ दिख रही है इसको हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। ये बहुत आसानी से समझने वाली बात है। हमने बताया पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि ये सीरस फ्लूइड होता है। ठीक है, आगे आप देखिए, हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि हमारे फीटल हार्ट में और हमारे नॉर्मल एडल्ट हार्ट में क्या फर्क होता है। हम एडल्ट हार्ट को तो जानते हैं कि एडल्ट हार्ट हमारा इस तरीके से होता है कि ये हमारा एडल्ट हार्ट है। ठीक है, इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, और ये एट्रिया और वेंट्रिकल वाला बात होती है। ठीक है, ये आपका राइट एट्रिया होता है, ये आपका राइट वेंट्रिकल होता है, ये आपका लेफ्ट एट्रिया होता है और ये आपका क्या होता है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इस तरीके से। और हमारे एडल्ट में हम जानते हैं कि हमारे लंग्स क्या फंक्शनल है। बट फीटल वाले केस में क्या होता है कि फीटल वाले में जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पर थे उस टाइम पर हमारा लंग्स फंक्शनल नहीं था। पहली चीज, जब लंग्स फंक्शनल नहीं था तो ये समझने वाली बात है कि अगर लंग्स हमारा फंक्शनल नहीं है तो ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, उस एम्ब्रियो को, उस फीटस को ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, थोड़ा सोचिए। उसको ऑक्सीजन मिल रही है प्लेसेंटा से। किससे मिल रही है, प्लेसेंटा से। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होकर के, जो न्यूट्रिशन है वो डिफ्यूज होकर के कहां पर पहुंच रहा है, अम्बिलिकल आर्टरी और वेन के जरिए। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए, आप सीधा सीधा कहिए, हमारे फीटस को पहुंच रहा है। तो फीटस को जब पहुंच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, तो यहाँ पे जब हम फीटल हार्ट की बात करेंगे तो वहां पे बेटा क्या है, वहां पे जो है लंग्स काम नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे हार्ट में सिर्फ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई ही हो रही है। ठीक है, तो समझिए वहां पर उस वक्त हमारा हार्ट कैसा होता है, उस वक्त हमारा हार्ट कैसा होगा समझिए। मान लीजिए कि ये हमारा फीटल हार्ट है बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा फीटल हार्ट है। ठीक है, फीटल हार्ट है और यहाँ पर आपको 2 चेम्बर दिखाई पड़ रहे हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल। यहाँ पर अभी जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वेंट्रिकल है ना, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रिया है। तो यहाँ पे जो सेप्टम है वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है ये बनना शुरू हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे ये धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हुआ, बनना शुरू हो रहा है, बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये। लेकिन यहाँ पर ये जगह खाली दिख रही है ये। ठीक, दूसरी तरफ क्या होता है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, इस इंटर एट्रियल सेप्टम में एक छोटा सा हॉलो या एक जो है स्पेस दिखाई पड़ेगा, जो कि कैसा होगा जिसको हम छेद कहेंगे, ये होल कहेंगे। इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम कहेंगे फोरामेन ओवेल। क्या कहेंगे हम इसको, फोरामेन ओवेल। ठीक है, ये इसको, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखा, मैं इसको सही करता हूँ। तो आप देखिए इधर हमने बताया कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा फोरामेन ओवेल इंटर एट्रियल सेप्टम के बीच में। तो ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखिए, इधर क्या है, इधर है लंग्स।
इधर है लंग्स, ठीक है। अब लंग्स में हम जानते हैं कि यहाँ पर सप्लाई हो रही है किसकी, यहाँ से सप्लाई हो रही है पल्मोनरी ट्रंक की, और यहाँ से आएगा आपका पल्मोनरी वेन, और यहाँ से बेटा यहाँ से समझिएगा इसको, ये पल्मोनरी वेन, और यहाँ से सप्लाई हो रहा है किसका, यहाँ से सप्लाई हो रहा है सिस्टमिक एओर्टा का। किसकी सप्लाई हो रही है, सिस्टमिक एओर्टा की सप्लाई हो रही है। तो आप समझिएगा कि जब यहाँ पर लंग्स हमारा काम नहीं कर रहा है, इस स्टेज पर ऑक्सीजन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सांस के थ्रू जो नहीं पहुंच रही है, और ब्लड कैसी सप्लाई हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो रही है, तो हम किसी भी चैम्बर में जाएं तो हर चैम्बर में हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलेगा। तो आप समझिए कि बॉडी के लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना केवा से, बॉडी के अपर पार्ट से सुपीरियर वेना केवा से, हार्ट का अपना खुद इटसेल्फ कोरोनरी साइनस से, यहाँ पर जो ब्लड आएगा वो ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ये ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए कहाँ पर, ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद क्या होगा, ये ब्लड वापस से इसमें जाएगा, और ये वापस इसमें जाने के बाद क्या होगा, ये इधर से इधर भी आ सकता है ब्लड, और साथ ही साथ जब ये ब्लड यहाँ पर पहुंच रहा है तो ये देखिए, ये जो फोरामेन ओवेल आपको दिख रहा है, इस फोरामेन ओवेल से ब्लड कहाँ पर पहुंच जाएगा भाई, ये ब्लड पहुंच जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुंच जाएगा, और साथ ही साथ जो ब्लड इस पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स की तरफ जा रहा है, तो वहां पर तो लंग्स का कोई काम तो है नहीं, तो उस वक्त वहां पर एक बाईपास क्रिएट होता है। उस बाईपास को आप समझिए, उस बाईपास को हम क्या कहेंगे, यानी यहां से समझना बेटा, यहां से एक बाईपास क्रिएट होगा, ठीक है, यहां से क्या बन रहा है, एक बाईपास बन रहा है। इसी बाईपास को हम क्या बोलते हैं, इसी बाईपास को हम बोलते हैं इसी बाईपास को हम बोलते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस या ट्रंकस कहते हैं, हम यहाँ लिगामेंटम लिख दिए थे बाय मिस्टेक। यह है आपका डक्टस आर्टेरियोसस, ये क्या है बेटा, यह है हमारा डक्टस आर्टेरियोसस। अब आप इसको समझिए कि ब्लड यहाँ पर है, ब्लड यहाँ से यहाँ पर चला आएगा, ठीक है, यहाँ से ब्लड आगे की तरफ नहीं है, क्योंकि हमारे लंग्स का कोई काम यहाँ पर नहीं है, फंक्शन हमारा लंग्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर ये ब्लड सीधा आपके सिस्टमिक एओर्टा में आएगा, यहाँ से ब्लड इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो दो ओपनिंग आप देख रहे हो, मतलब दोनों हार्ट में आप डिफरेंस आप देख रहे हो। एडल्ट हार्ट में कोई भी फोरामेन ओवेल नहीं है, एडल्ट हार्ट में कोई भी ये बाईपास आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, डक्टस आर्टेरियोसस के नाम पर। अब आप समझिए होगा क्या आगे, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद जो पहली बार सांस लेता है तो पहली बार रोता है, पहली बार क्या करता है, बच्चा रोता है। बच्चा जब चीख मार के रोता है तो ढेर सारी ऑक्सीजन जो होती है उसके लंग्स में एंटर कर जाती है। जब ढेर सारी ऑक्सीजन लंग्स में या एयर जब लंग्स में एंटर करेगी तो यहाँ पर आप समझिएगा, ये इस जगह पर जो हमने बनाया था, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पर ये इस तरीके से जो है फोरामेन ओवेल रहता है, ठीक है, आप ऐसे उसको समझिएगा। तो ये तेजी से जैसे ही इसको मिलेगा एयर, और एयर के प्रेशर की वजह से क्या होगा भाई, ये एयर के प्रेशर की वजह से तुरंत क्या करेगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है, ये तुरंत करके बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो ये इंटर एट्रियल सेप्टम पूरी तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पर जहां पर फोरामेन ओवेल था, उस फोरामेन ओवेल की जगह पर आपको छोटा सा स्कार दिखाई पड़ेगा। उस स्कार को हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। क्या कहेंगे, हम उसको बोलेंगे फोसा ओवेलिस। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जो हमारा फोरामेन ओवेल था, जो हमारा फोरामेन ओवेल था वो किसमें चेंज हो जाता है, हम जब पैदा होते हैं उसके बाद ये चेंज हो जाता है इसमें बेटा, ये चेंज हो जाता है फोसा ओवेलिस में। इसमें चेंज हो जाता है, फोसा ओवेलिस में चेंज हो जाता है। और ये जो बाईपास बन रहा था डक्टस आर्टेरियोसस का, ये डक्टस आर्टेरियोसस चेंज हो जाता है किसमें, लिगामेंटम आर्टेरियोसम में,
ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम में। किसमें कन्वर्ट हो गया, लिगामेंटम आर्टेरियोसम में। ये चेंज हो गया किसमें, लिगामेंटम आर्टेरियोसम में। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए कि अगर मान लीजिए कि भाई किसी वजह से, बाई एनी मीन्स, जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चा रोया नहीं या थोड़ा कम रोया, धीरे से रोया, तो क्या होगा, हो सकता है कि इसका जो फोरामेन ओवेल था ये प्रॉपर बंद नहीं हो पाया, ये डक्टस आर्टेरियोसस जो था ये प्रॉपर फ्यूज नहीं हो पाया, बंद नहीं हो पाया, और या मान लीजिए कि ये जो वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल दिख रहा है ये नहीं पूरी तरीके से बंद हो पाया या क्लोज नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसमें ये कि यहाँ पर अब इस कंडीशन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने की वजह से क्या होगा कि प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी सेल्स तक नहीं हो पाएगी, सेल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। अब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली अगर सेल्स को नहीं हो पाएगी तो उस कंडीशन में हम या हमारा जो बच्चा होगा वो किस में चला जाएगा बेटा, वो चला जाएगा हाइपोक्सिया में, वो चला जाएगा हाइपोक्सिया में। हाइपोक्सिया एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें लो लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से जो डिसीज कॉज होगी उस डिसीज को हम बोलेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम। उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे कि उसको क्या हो गया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इट कैन बी ट्रीटेड, हमारा मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम या इसी को हम बोलते हैं साइनोसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइनोसिस। ठीक है, अच्छा, ये इसमें से कुछ भी अगर ऐसा होता है, ठीक है, चाहे फोरामेन ओवेल अगर नहीं बंद हो पा रहा है, ठीक है, और ये आपका जो वेंट्रिकल की वॉल है, अंदर वाली जो सेप्टम है वो नहीं बंद हो पा रहा है, या डक्टस आर्टेरियोसस प्रॉपर्ली जो है फ्यूज या बंद नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए अलग अलग टर्म है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। इस कंजेनाइटल हार्ट डिसीज में आपने सुना होगा ना, गांव वगैरह में, जो गांव से बिलोंग करते हैं, या वैसे भी सुना होगा नॉर्मल भाषा में, कहते हैं बच्चे के दिल में छेद है। बच्चे के दिल में छेद होने का मतलब क्या होता है, यही होता है कि ये फोरामेन ओवेल या ये जो सेप्टल डिफेक्ट है ये, या डक्टस आर्टेरियोसस का प्रॉपर्ली क्लोज ना होना ही आपको क्या कहलाता है, दिल में उसके छेद है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फोरामेन ओवेल अगर नहीं बंद हो पा रहा है तब हम उसको बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेटेंट फोरामेन ओवेल। या अगर डक्टस आर्टेरियोसस नहीं बंद हो पा रहा तो उसको हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। या वेंट्रिकल का ये जो वॉल है या वेंट्रिकल का जो सेप्टम है अगर ये नहीं बंद हो पा रहा है तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इन तीनों का एक ही जो है सिम्टम आएगा, वो होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनोसिस। इसी में क्या होता है, हमने बताया ब्लू बेबी सिंड्रोम में कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सी एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सी एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये इतनी सी बात हो गई। अब हम थोड़ी सी बात आपको बताएंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हम और क्या देखेंगे। देखिए इधर ये हमारा हार्ट है,
ये हमारा हार्ट है। यहाँ पर आपको सेप्टम दिखाई पड़ेंगे। अब आपको तो सब याद ही हो गया होगा। ऊपर वाले को एट्रिया कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेटा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह हम कट कर रहे हैं आपको बताने के लिए। ये यहाँ पर सेप्टम आपको दिख रहा है, ये सेप्टम आपको दिख रहा है, ये फिर यहाँ पर आपको सेप्टम दिख रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल आपको बड़ा दिखाई पड़ रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा हाईली मस्कुलर होता है एज कम्पेयर टू अदर चेम्बर्स, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर चेम्बर्स। यहाँ पर आपको वॉल दिखाई पड़ेगा, उस वॉल को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। इस यहाँ पर वॉल दिखाई पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। क्या होगा? बाइकस्पिड वॉल होगा, ठीक है। अब ये पूरे वेंट्रिकल में आपको यहाँ पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर की लेयर दिखाई पड़ेगी इस तरीके से। ये मस्कुलर लेयर जो आपको दिखाई पड़ती है, इस मस्कुलर लेयर को हम बोलते हैं कॉलुमना कार्नी। क्या बोलते हैं हम इसको हम कहते हैं कॉलुमना कार्नी। इसका नाम क्या हो गया बेटा? इसका नाम हो गया कॉलुमना कार्नी। कॉलुमना कार्नी, या इसी का दूसरा नाम होता है ट्रेबेक्यूली कार्नी। इसका दूसरा नाम क्या होता है? ट्रेबेक्यूली कार्नी, ठीक है। इस ट्रेबेक्यूली कार्नी के ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा एक और मस्कुलर लेयर, जिसको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम पेपिलरी मसल्स हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपको टीथ ऑफ कॉम और पेक्टिन, जैसे मुर्गे की जो कंघी होती है, पेक्टिन हम उसको कहते हैं, या जो कंघी आप करते हो, कॉम का जो दांत होता है, टीथ होता है, उस लाइक का मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आपका इस तरीके से होगा, कॉम लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब ये कॉम लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, आपके राइट एट्रिया में ज्यादा होगा और लेफ्ट एट्रिया में कम होगा। तो आप देख के समझ सकते हो। तो आप उसका नामकरण कर लीजिए। नामकरण कैसे करना है? ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? पेपिलरी मसल्स, ठीक है। ये जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मस्क्यूलाई पेक्टिनाटी। क्या बोलते हैं? मस्क्यूलाई पेक्टिनाटी हम इसको कहते हैं, मस्क्यूलाई पेक्टिनाटी। ये कैसे दिखाई पड़ता है बेटा? ये टीथ ऑफ कॉम की तरह दिखाई पड़ता है, टीथ ऑफ कॉम की तरह दिखाई पड़ता है। ये पेक्टिनाटी वर्ड आया है पेक्टेन से, इससे आया है, पेक्टेन से आया है, ठीक है। और मस्कुलाई पेक्टिनाटी जो होता है, ये मोर इन राइट एट्रिया एज कंपेयर टू लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। ये जो मसल्स आप देख रहे हो, इसको हम पेपिलरी मसल्स कहते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाली है, ठीक है, और बड़ा ही कंसेप्चुअल है, वो ये है कि ये जो आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, यानी कि ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और ये जो आपका बाइकस्पिड वॉल्व है, ये आपका कौन सा वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व है। एक कंसेप्ट आप बिल्ड करिए अपने दिमाग में। आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी, और साइकिल चलाते वक्त आपको उसमें आप उसके टायर में एक वॉल्व लगाते होंगे, और वॉल्व का एक काम होता है, वो प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ द एयर इनटू द एनवायरनमेंट, है ना। जो ट्यूब के अंदर हवा है, उस हवा को बाहर निकलने से रोकता है। ठीक वैसे ही हर वॉल्व का काम यहाँ पर लगभग वैसे ही होता है कि ये प्रिवेंट करेगा बैकफ्लो को,
कैसे बैकफ्लो को प्रिवेंट कर रहा है? मान लीजिए कि यहाँ का ब्लड जब यहाँ पर आएगा और यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा ब्लड का, तो ये ब्लड वापस उसी रास्ते पर जाने की जब कोशिश करेगा, तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये जो बाइकस्पिड वाल्व है, ये इसको जाने से रोकेगा, मतलब ये वापस उसी डायरेक्शन में तेजी से बंद हो जाएगा। और जब बंद होता है तभी तो पहली हार्ट साउंड डेवलप होती है, जिसको हम लब साउंड कहते हैं। ठीक, तो अब उस प्रेशर को या उस प्रेशर के झटके को बर्दाश्त करने के लिए ये वाल्व के पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे ये वाल्व रिवर्स डायरेक्शन में ओपन नहीं हो पाता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्डा टेंडिनी। क्या कहते हैं? कॉर्डा टेंडिनी। यानी यहाँ पर इस तरीके से लगा होगा कॉर्डा टेंडिनी, यहाँ पर लगा होगा कॉर्डा टेंडिनी। ये क्या लगा होगा? कॉर्डा टेंडिनी। ठीक है, कॉर्डा टेंडिनी। ये कॉर्डा टेंडिनी क्या करता है? ये कॉर्डा टेंडिनी करेगा प्रिवेंट द रिवर्स ओपनिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को वापस डायरेक्शन में ओपन होने से ये क्या करता है? रोकता है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम लोग अब जब नेक्स्ट मिलेंगे तो हम आपको जितने भी टाइप्स ऑफ वाल्व हैं उन सारे वाल्व के बारे में बताएंगे, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन वाल्व को इजीली याद किया जाता है। तो यहाँ पे आप देर से बात को समझ लीजिए 1 मिनट में कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमने आपको बताया कि ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल की जो यहाँ पर इनर लाइनिंग की जो मसल्स होती है, मस्कुलर लेयर होती है, उसको हम कालुमना कार्नी या ट्रेबेकुली कार्नी कहते हैं। इसके ऊपर आपको पेपिलरी मसल्स की लेयर दिखाई पड़ती है, और इसी पेपिलरी मसल्स से अटैच होता है ये स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्डा टेंडिनी। और ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व से अटैच्ड होता है, मतलब ये आपके ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व से क्या करता है? ये अटैच होता है, ताकि हमारा ये जो वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ये रिवर्स डायरेक्शन में ओपन होने से क्या हो? रिवर्स डायरेक्शन में ओपन होने से ये बचे। और तीसरा हमने बताया कि यहाँ पर कॉम्ब लाइक, टीथ ऑफ कॉम्ब के लाइक जो है यहाँ पर लेयर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं मस्क्यूलाई पेक्टिनाटी। ठीक है, मस्क्यूलाई पेक्टिनाटी, और जो कि राइट एट्रियम में ज्यादा होता है, लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है? कम होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इसके और फर्दर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरीके से कितने टाइप के वाल्व्स होते हैं, और हमारे हार्ट के जंक्शनल टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, एसओ नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, बंडल ऑफ हिस क्या होते हैं, और परकिंजे फाइबर्स क्या होता है, किस तरीके से हमारी कार्डियक साइकिल चलती है, उसको हम रिलेट करेंगे किससे? उसको हम रिलेट करेंगे ईसीजी से, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।